नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, एहतिजाज हो रहे थे, बेसिकली महंगाई के मुद्दे पर हो रहे थे और उसमें मोसाद के लोगों ने किस तरह से घुसकर गड़बड़ियां फैलाई, कैसे रेजीम चेंज की बात शुरू की, वो तो मैंने आपको बताया था और आपने दूसरी जगहों पर भी देखा होगा। लेकिन लगता है कि ईरान में जो उम्मीद अमेरिका और इजराइल कर रहे थे वो तो पूरी होने वाली है नहीं। हां, पलट कर अमेरिका और इजराइल में एहतिजाज शुरू हो गए हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और जबरदस्त हो रहे हैं। शुरुआत करें अगर इजराइल से, तो इजराइल में जो हरीदी ज्यूज हैं, जो सेना में भर्ती होने से मना कर रहे थे, शुरू से उनका कहना था कि हम सेना में भर्ती नहीं होंगे, हमारा काम रिलीजियस जो पूजा पाठ वगैरह होता है, मजहबी काम, वो करना है, हम किसी भी हालत में हथियार उठाकर आर्मी में शामिल नहीं होंगे। ये पहले से उनका एक विरोध था और बाकायदा कानून बनाया गया था कि उनको शामिल होना पड़ेगा आर्मी के अंदर। और इसी मुद्दे पर हरीदी पार्टीज ने नेतन्याहू से समर्थन भी वापस ले लिया था। बहुत थिन मेजॉरिटी पर नेतन्याहू की सरकार टिकी हुई है। अब जब उनको जबरदस्ती आर्मी में भरने का अभियान चलाया गया तो वो सड़कों पर आ गए हैं और तेल अवीव की सड़कें हरीदी जो ज्यूज है, कट्टरपंथी जो ज्यूज हैं, उनके प्रदर्शन से बिल्कुल आप ये कहें गुलजार हो गई हैं। तो कहां ईरान में प्रदर्शन करवाना चाह रहे थे, ईरान में क्या चल रहा है वो बताऊंगा। इजराइल की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं और एक बस से कुचला गया है एक हरीदी प्रदर्शनकारी को। उसके बाद से गुस्सा और बढ़ गया है और पूरे इजराइल में छोटे मोटे प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। नेतन्याहू के लिए अपनी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। आर्मी में भर्ती इतनी जरूरी क्यों है? जब से इजराइल बना है कभी हरीदी जो ज्यूज हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया, उनको छोड़ दिया गया कि आप अपना धार्मिक मजहबी काम कीजिए, उनको आर्मी में कभी भर्ती नहीं किया गया। लेकिन अभी हालत यह है कि गजा में चली और लेबनान में चली लंबी लड़ाई और ईरान के साथ चली 12 रोजा जंग के बाद वहां की आर्मी से लगातार लोग बाहर हुए हैं, जो रेगुलर्स नहीं हैं, जो केवल रिजर्व जिनको कहा जाता है, जो काम पड़ने पर भर्ती होते हैं, वो लगातार मना कर रहे हैं। रेगुलर्स में से भी काफी लोगों ने आर्मी से इस्तीफा दिया है, बाहर आए हैं और इजराइल को अपनी लड़ाइयां जारी रखने के लिए सैनिकों की जरूरत है। इसीलिए इजराइल का हर नौजवान आदमी नेतन्याहू की निगाह में है कि भैया बंदूक उठाओ और जाओ लड़ो। हरीदियों को जबरदस्ती भर्ती करने की कोशिश की जा रही है और इसका जबरदस्त विरोध चल रहा है। यहां तक कि पार्टियों ने कहा है कि अगर ये जो कानून लाया जा रहा है, हमें सेना में भर्ती करने के लिए वापस नहीं लिया गया तो नेतन्याहू की सरकार भी गिरा दी जाएगी। यह हाल है इजराइल के अंदर। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ। ट्रंप पागल हो गया है? पागल हो नहीं गया है, ट्रंप पागल है ही शुरू से। और बहुत मुबारक हो अमेरिका के लोगों को, एक अच्छे खासे मुल्क को तबाह करने के लिए उन्होंने भी ट्रंप को चुन लिया। इस पर टैरिफ, उस पर टैरिफ, वेनेजुएला में हमला, फला ढिमका सब चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा निशाना है जो इमिग्रेंट्स हैं, हिंदुस्तानी इमिग्रेंट्स को किस तरह से हथकड़ी बेड़ी पहनाकर भेजा गया था वो सब आपने देखा था। और उसके बाद कल की यह घटना है कि अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में इमिग्रेशन एंड कस्टम के जो एजेंट हैं उन्होंने एक महिला को गोली मार दी जिसका नाम रेनी वुड है। रेनी वुड 37 साल की महिला है। उसके हस्बैंड की पहले ही डेथ हो चुकी है और उसका जो बेटा है अब पूरी तरह से अनाथ हो चुका है। वो अपनी कार में थी और कार के अंदर उसको गोली मारी गई। अमेरिकी आर्मी ये कह रही है, अमेरिका का प्रशासन कह रहा है कि वो कुचल के भागने की कोशिश कर रही थी, जबकि हकीकत ये है, जो वीडियोस दिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जानबूझकर उसको उसके कार के अंदर गोली मारी गई। और उसके बाद एक महिला ने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, उसकी नर्व देखना चाहती हूं कि उसको बचाया जा सकता है कि नहीं। उनको नर्व भी नहीं देखने दिया गया, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई और रेनी गुड जिनका नाम है, उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। इसके बाद से पूरे अमेरिका में तहलका मच गया है। अलग अलग शहरों में हजारों लोग सड़कों पर हैं। मिनियापोलिस के जो गवर्नर हैं उन्होंने इमिग्रेशन एंड कस्टम को अपने शहर से बाहर निकल जाने के लिए कहा है, मेयर जो वहां के हैं। और पूरे अमेरिका में जुलूस निकल रहे हैं। इन जुलूसों को दबाने के लिए वही सब कर रहा है ट्रंप जो ना करने के लिए ईरान की गवर्नमेंट से कह रहा था। यानी ईरान की सड़कों पर तो माहौल बदल गया। ईरान की सड़कों में चाहे वो इस्फहान हो, चाहे कोम हो, इन सारी जगहों पर बड़े जुलूस देखे गए
अपनी सरकार के समर्थन में। लोगों के वीडियो देखे गए, जिन वीडियोस में वो कह रहे हैं कि हां, महंगाई से हम परेशान हैं, लेकिन हम कतई नहीं चाहते हैं कि अमेरिका या इजराइल यहां पर अपने किसी पिट्ठू को बिठा दें। खासतौर पे रजा पहलवी को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है, और रजा पहलवी को लेकर क्यों ना गुस्सा हो। रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकी और यूरोपीय पैसे पर पलते हैं। उनके परिवार के बारे में दुनिया भर की कहानियां कही जाती हैं, वो सब मैं यहां पर नहीं कहूंगा। लेकिन रजा पहलवी को ईरान के अंदर कोई समर्थन नहीं है। ईरानी गुस्सा है, अपनी सरकार से गुस्सा है, और पेजेश्कियन हो चाहे खामनेई हो, सबने यह कहा है कि उनको गुस्सा होने का हक है। जिस तरह से महंगाइयां बढ़ी हैं, सब्सिडी देने की बात की गई है, हर तरह से मामले को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग यह भी समझ रहे हैं कि इसका फायदा उठाकर जो इजरायली मोसाद के लोग हैं और CIA के लोग हैं अमेरिका के, वो अपने बंदे अंदर घुसाकर माहौल बिगाड़ने के चक्कर में हैं। उनका असल एम सरकार गिराने का है, और ईरानी नहीं चाहते हैं कि सरकार गिरे। तो अब ईरान में, मैंने आपको बताया, चाहे इस्फहान हो चाहे कोम हो, और भी शहरों से खबर आई है, बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं सरकार के समर्थन में कि हम सरकार नहीं गिराना चाहते। और इस तरह से अमेरिका और इजराइल का जो खेल है वो ईरान में फेल होता नजर आ रहा है। यानी ईरान के अंदर जुलूस सरकार के पक्ष में निकल रहे हैं, और अमेरिका और इजराइल में सरकार के खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं। अमेरिका के जुलूसों का तो ये हाल है, इन लोगों ने अमेरिका का झंडा भी हाथ में नहीं लिया है। कह रहे हैं लोग ये कि जो सरकार हमें इस तरह से गोली मारती है, जो सरकार हमें अपराधी बनने पर तुली हुई है, उस सरकार का झंडा लेकर उस सरकार का कोई समर्थन हम नहीं करेंगे। उस सरकार को जाना चाहिए। कई वीडियोस आए हैं अमेरिका से। एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें एक साहब कह रहे थे कि बाहर के लोग घूमने के लिए भी अमेरिका ना आए, हमारी सरकार पागल हो गई है, कहीं भी आपको मारा जा सकता है। तो माहौल कहां ज्यादा खराब है ये आप खुद समझ सकते हैं। ट्रंप की अपनी कंडीशन खराब है। मिड टर्म पोल्स होने वाले हैं, और अगर मिड टर्म पोल में उसकी पार्टी नहीं जीतती है, रिपब्लिकन पार्टी नहीं जीतती है, डेमोक्रेट्स जीतते हैं, तो आप यह समझिए कि मार्च तक उसका भी वैसे ही इंपीचमेंट हो सकता है जैसे कभी निक्सन का हुआ था, और उसको कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। इस समय वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगा हुआ है, नेतन्याहू भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगा हुआ है। और जब ऐसे तानाशाह अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगते हैं तो क्या करते हैं? और आक्रमण, और सारा हमला, और सारी लड़ाइयां, ताकि जंग में पूरे मुल्क को झोंक दिया जाए और उनकी कुर्सी सलामत रहे। तो नेतन्याहू ने एक बार फिर से गजा के अंदर हमला करना शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक के अंदर एक यूनिवर्सिटी में छापा मारा गया, और 2025 की अगर बात करें तो 24,000 हमलों की डिटेल्स आ रही हैं कि 24,000 हमले 2025 में किए गए थे। लेकिन 2026 की अगर शुरुआत की बात करें तो हमलों में कोई खास कमी नहीं दिखाई देती। अलग अलग तरह से लगातार हमले हो रहे हैं। बिरजीत यूनिवर्सिटी के अंदर हमला हुआ है, जहां सैकड़ों छात्र अब भी, 8,000 से ज्यादा छात्र अब भी फंसे हुए हैं, उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इधर ट्रंप कह रहा है कि गजा प्लान को आगे बढ़ाने के लिए अगले महीने कोई बड़ा कदम उठाएंगे, मीटिंग करेंगे। जब लड़ाइयों में ही मिडिल ईस्ट को झोंकना है तो फिर मीटिंग करके क्या कर लोगे? लेकिन इजराइल को एक और मार पड़ी है। अक्सर बात की जा रही है UAE की, लेकिन मार जो पड़ी है वो इजराइल को भी पड़ी है। देखिए, यमन का एक नक्शा आप सामने देख रहे होंगे। इस नक्शे में 3 तरह के इलाके हैं। एक इलाका जो सबसे साउथ का आप देख पा रहे हैं, वो इलाका हूथियों के कंट्रोल में है। हूथीज आप जानते हैं ईरान के साथ में। एक और इलाका जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है वो वहां की लीगल गवर्नमेंट का है, जिसको UN मान्यता देता है, और इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है सऊदी अरबिया। लेकिन नीचे का जो हिस्सा देख रहे हैं वो एक हफ्ते पहले, 5-6 दिन पहले इनडायरेक्टली UAE के कंट्रोल में था, और UAE के कंट्रोल की वजह से वो कंट्रोल में था इजराइल के। कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि इजराइल के कहने पर ही वहां पर एक जो मिलिटेंट पूरा ग्रुप है, जिसको साउथ ट्रांजिशनल काउंसिल या STC कहते हैं, उसको लगातार फंडिंग करना और लगातार सहयोग करना, यह सारा कुछ कर रहा था UAE। पूरी तरह से आप समझिए कि ये जो STC है, ये UAE की फोर्स थी जो बेसिकली इजराइल के लिए काम कर रही थी। UAE और इजराइल के बीच के रिश्तों को बताना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप सब जानते हैं। अब तो यहां तक चर्चा चल रही है कि सऊदी बॉर्डर पर UAE
एक ऐसा कमांड बनाने वाला है जहां इजराइल का पूरा कब्जा होगा और जहां इजराइल के सैनिक लगातार मौजूद रहेंगे। सऊदी अरबिया इस खतरे को महसूस कर रहा था, इसलिए एक हफ्ते के भीतर आप देखते हैं वो नक्शा बदल जाता है और यूएई के कब्जे वाला पूरा इलाका सऊदी अरबिया के कब्जे में आ जाता है। और अब यह बताया जा रहा है कि एसटीसी का जो नेता था वो सोमालीलैंड के रास्ते यूएई भाग गया है। यह आरोप सऊदी अरब लगा रहा है कि एसटीसी का नेता यूएई में छिपा हुआ है, सोमालीलैंड के रास्ते गया हुआ है। सोमालीलैंड आप एक जानते हैं ऐसा सो कॉल्ड कथित मुल्क है जिसको सिर्फ इजराइल ने अभी मान्यता दी है और सऊदी अरब इससे बहुत नाराज है। सऊदी अरब में साफ साफ कहा गया, वहां की जो ब्रॉडकास्ट एजेंसी है उसने कहा कि अगर सोमालीलैंड को कोई और मान्यता देता है तो वो इजराइल की तरह ही हमारा दुश्मन होगा। यानी सऊदी अरब जो एक बड़ा मुल्क है और मजबूत मुल्क है मिडिल ईस्ट का, वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट कर रहा है। एक तरफ ईरान है जो बड़ा मुल्क है और ईरान का अपना प्रभाव का क्षेत्र है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो गजा हो, चाहे फिर वो हूथियों का इलाका हो, ये सारा इलाका ऐसा है जो ईरान के प्रभाव में है। दूसरी बड़ी ताकत बन के उभर रहा है सऊदी अरब, जिसने अब बाकी इलाकों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने की बात की है और इस मामले में इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी सऊदी अरबिया के बिल्कुल पड़ोसी जो यूएई का मामला है वो उलझ रहा है। और अगर यह साबित हो जाता है कि एसटीसी का नेता यूएई में छिपा हुआ है, अगर यह बात साबित हो जाती है तो आप समझिए सऊदी अरब और यूएई के बीच में डायरेक्ट जंग हो ना हो लेकिन एक इनडायरेक्ट जंग का नया दौर शुरू होगा और वो ये साबित करेगा कि सऊदी अरबिया उस इलाके में कितना प्रभावी होता है। अब आते हैं लौटकर ईरान के मसले पर। ईरान की कंडीशन कुल मिलाजुलाकर यह है कि ईरान लगातार यह कह रहा है कि वो तैयार है अगर कोई भी हमला होता है तो। इजराइल ने रशिया के माध्यम से यह संदेश भिजवाया, कान न्यूज में यह खबर छपी थी कि ईरान से कहिए हम कोई अटैक करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप याद कीजिए 12 रोजा जंग के पहले भी ईरान को ऐसे ही मैसेजेस भिजवाए गए थे जिसमें कहा गया था कि हम कोई अटैक करने नहीं जा रहे हैं और फिर धोखे से अटैक किया गया। इसलिए इस बार ईरान प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स के बारे में सोच रहा है, यानी इससे पहले कि इजराइल हमला करे हम उसके ऊपर हमला कर दें और इसको लेकर इजराइल में खलबली मची हुई है। उधर 5 जनवरी को इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास के कई ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। जो वीडियो फुटेज दिखाई दे रहे हैं उसमें यह दिख रहा है कि सीदान में भारी तबाही हुई है। इजराइल का यह कहना है कि यह वो इलाका था जहां पे हिजबुल्लाह के हथियार रखे रहते थे, हमास को सपोर्ट दिया जाता था। लेकिन इजराइल आप देखते हैं कि लेबनान के साथ सीज फायर के बाद लगातार हमले कर रहा है और इसी तरह के बहाने बना रहा है। अब खबर यह भी आ रही है कि लेबनान के ऊपर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है इजराइल और ईरान का कहना है कि अगर लेबनान पे बड़ा हमला हुआ तो उसको हम खुद पे बड़ा हमला मानेंगे। उधर टर्की और सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के साथ एक लगातार बातचीत चल रही है नाटो स्टाइल का एक इस्लामिक कॉम्बिनेशन बनाने का। नाटो मुल्क आप जानते हैं यूरोप और अमेरिका के खास तौर पे मुल्क है, टर्की उसमें भी शामिल है, बहरीन शामिल है और इन मुल्कों के साथ यह है कि अगर एक पर हमला होता है तो उसको सभी मुल्कों पर हमला माना जाता है। यही नाटो की फोर्स थी जिसने गद्दाफी को मारा था। तो अगर टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में समझौता कोई इस तरह का होता है, सऊदी अरबिया पाकिस्तान का समझौता पहले ही हो चुका है, तो यह इजराइल के लिए एक और खतरे की घंटी होगी क्योंकि इजराइल लगातार टर्की से परेशान रहा है और टर्की को किसी तरह से अटैक करने के बहाने ढूंढता रहा है। अभी तक तो उसकी हिम्मत नहीं हुई है क्योंकि टर्की का भी अमेरिका से उतना ही करीबी रिश्ता है। लेकिन आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं अमेरिकी प्रशासन इजराइल के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी को भी डिच कर सकता है। शायद इसीलिए टर्की और सऊदी अरबिया अपने बीच में एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सारी बातों को जोड़ लीजिए और साथ में यह अंदेशा जोड़ लीजिए जिसमें कहा जा रहा है कि 31 जनवरी के पहले पहले ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। फर्ज कीजिए ईरान पे हमला होता है, ईरान इस बार पूरी तरह से तैयार है। यह भी मुमकिन है कि ईरान जिस दिन यह कंफर्म हो जाए कि इजराइल हमला करेगा उसके पहले ही इजराइल के ऊपर हमला कर दे। 12 रोजा जंग में हमने देखा है कि इजराइल का किस कदर नुकसान हुआ था, तो हमले अगर होंगे तो इजराइल का भी जबरदस्त नुकसान होगा। सिर्फ एक चीज उसको बचा सकती है कि अमेरिका एक्टिवली ईरान पर हमले में मदद करे।
अब अगर अमेरिका ईरान पर एक्टिवली हमले में मदद करता है तो ईरान बहुत सारी चीजें कर सकता है। समंदर का रास्ता रोक सकता है, वो तो हम जानते ही हैं, और इसके अलावा भी अमेरिकी ठिकानों पर जैसे पिछली बार उसने हमला किया था वैसे हमला कर सकता है, और तब ये आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगी। उधर वेनेजुएला से जो तेल के जहाज रशिया जा रहे हैं, अमेरिका लगातार उन पर कब्जा कर रहा है या कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये भी बहुत लंबा नहीं चलना है, क्योंकि अमेरिका जैसे जैसे यह कोशिश बढ़ाएगा, रशिया ने शुरू कर दिया है अपने सबमरीन भेजना, और समंदर के अंदर रशिया और अमेरिका के बीच में जंग हो सकती है। इधर चाइना ने वेनेजुएला से जो अपने जहाज आ रहे हैं उनको ड्रोन और बाकी सारी चीजों से सेव करना शुरू कर दिया है। अगर उन पर हमला करता है अमेरिका तो चाइना और अमेरिका में भी सीधी जंग हो सकती है। तो मैं अगर यह कह रहा हूं कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के बेहद करीब है और किसी का एक पागलपन पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार में डुबो सकता है, तो यह कोई बहुत ज्यादा असंभव चीज नहीं है। लेकिन इन सब के साथ अमेरिका में जिस तरह का विरोध हो रहा है, इजराइल में जिस तरह का विरोध हो रहा है, उसके भी अपने परिणाम हो सकते हैं जिसका हमको इंतजार करना चाहिए। फिलहाल मामला, जैसा टीवी चैनलों पर कहा जाता है, कि तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। अभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन तमाम बड़ी लड़ाइयों के लिए आप ये कह सकते हैं कि माहौल पूरा बन रहा है, और यह माहौल दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ईरान में तख्ता पलट का जो ख्वाब था अमेरिका और इजराइल का, वो फिलहाल तो टूट गया लगता है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन कम हो गए हैं और समर्थन में प्रदर्शन ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन ये दो ऐसे मुल्क हैं जो शैतान के बिल्कुल भाई हैं, इसलिए ये कल क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है। जिस तरह से वेनेजुएला के मादुरो को उठाया गया है, दुनिया के इतिहास में अपने आप में वो एक बेहद शर्मनाक घटना है। हालांकि ऐसी हरकतें पहले भी अमेरिका कर चुका है, लेकिन इस समय ये हरकत बड़ी साबित हो सकती है। देखना होगा आगे कब क्या कैसे होता है। जैसे जैसे होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर आपको जरूरी लगते हैं तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। साथ में अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप जानते हैं ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं। आप स्क्रीन पर जो आपको QR कोड दिख रहा है उसे स्कैन करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, और साथ में जो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन है वहां भी लिंक हमने दिए हुए हैं। आपकी ज्वाइनिंग, आपका हमारे चैनल का मेंबर बनना हमें वाकई बहुत बड़ी ताकत देता है। आप हमारी ताकत बनिए, हम बिना डरे बिना झुके सच कहते रहेंगे।